हाय गाइस, आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी एएफएम की। एंड एएफएम में कुछ मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करके चलनी है, जो कि मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड इट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर्स दैट आई हैव चेक्ड इन लास्ट 1 मंथ। तो जो भी स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की थी तो उसका एक क्रक्स निकाल के टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। इसका पहले से ही पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने इन जनरल बात की थी कि इन जनरल आपको कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करके चलनी है पेपर में। बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर एएफएम में कौन से मिस्टेक्स स्टूडेंट्स ने की जो मेरे नोटिस में आई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। राइट, तो सबसे पहली चीज़ तो है कि एएफएम में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होने की वजह से ना, कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। एंड हम सिली मिस्टेक्स कब कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो आपको कैलकुलेशंस 2 बार चेक करनी है, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस। एंड कहीं भी अगर स्टार्टिंग में या बीच में आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर वो चीज़ पूरी कैरी फॉरवर्ड होगी आगे तक, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप ये वाला आंसर शीट देख सकते हो, ये एएफएम का ही MTP2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मेरे एक वर्कशॉप स्टूडेंट का ही आंसर कॉपी है। तो इसमें आप देखो कि पूरा आंसर सही लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन वगैरह कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तीनों कैलकुलेशन सही है। बट सिर्फ टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से जो आंसर था वो पूरा के पूरा लास्ट वाला जो कंक्लूजन होता है तो वो गलत हो गया। एंड इस वजह से मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करके आनी है। और ये ऐसी मिस्टेक होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब गलती करके आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा, जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 2 बार उसे चेक करके फिर ही लिखो। पॉइंट नंबर 2 इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड चैप्टर की। इसमें जो नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन होता है, मतलब जो ऐसा वाला क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में ना आपको नंबर ऑफ डेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि कितने डेज आ रहे हैं। बिकॉज सी थोड़ा भी आपने डेज में ऊपर नीचे किया तो आपका जो रिटर्न का परसेंटेज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको नंबर ऑफ डेज अच्छे से सॉल्व करके आना है। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ, कि राउंडिंग ऑफ कितने डिजिट्स में करना है। तो सी एग्जाम में आप लोगों को दे दिया जाता है कि राउंडिंग ऑफ आपको कितने डेसिमल्स तक करना है, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन होती है पेपर में। तो इसलिए आपको वही चीज़ फॉलो करनी है। बार बार बोलते हैं ना कि सिर्फ राउंडिंग ऑफ की वजह से हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। तो अगर आपको स्पेसिफिकली दिया हुआ है पेपर में क्वेश्चन में कि इतने डेसिमल्स में आपको राउंड ऑफ करना है, तो फिर आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर कि ये, क्योंकि एक बहुत छोटा पॉइंट है और हमसे मिस आउट हो जाता है। हम रीड करते वक्त तो पढ़ लेते हैं, बट फिर आंसर सॉल्व करते करते हम 3 डिजिट्स का आंसर लिख के आ जाते हैं या फिर 4 डिजिट्स। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो फिर वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो जैसे आप देखो कि ए वाले क्वेश्चन में भी आप लोगों को दे दिया हुआ है, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया जाएगा कि आपको कितने डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करना है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको जो भी थियरी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर लिखते वक्त आपको अंडरलाइन करके आना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज सी, अगर मैं आपको ये वाला आंसर दिखाऊँ तो इसमें भी हैंडराइटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, बट आप देखो कि इसको आपको रीड करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन सभी आप चीज़ रीड करोगे एंड फिर आपको मार्क्स अलॉट करने होंगे। तो आपको थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। बट सेम टाइम पे अगर ये वाला आंसर मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ तो इसमें देखो अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब कि मैंने खुद ने ही स्टूडेंट को बताने के लिए मैंने अंडरलाइन करके दिया था कि ये कीवर्ड्स है, ये आपको अंडरलाइन करने हैं। तो अब देखो कि अब आप अगर रीड कर रहे हो तो आपके लिए भी रीड करना कितना ज़्यादा ईजी हो गया, राइट। तो सेम चीज़ आपको भी करनी है कि जब भी आप थियरी आंसर्स लिखोगे, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अंडरलाइन करके आ रहे हो। इससे जो पेपर चेक करने वाला होगा उसको आपको मार्क्स अलॉट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो जितना आप ईजी उन्हें बना के दोगे उतना ईजिली वो आपको मार्क्स अलॉट करेंगे। सो येस, मेक श्योर कि आप जब आंसर लिख रहे हो तब की तभी उस चीज़ को अंडरलाइन कर दो। लास्ट के लिए मत रखो कि लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज लास्ट में आपको पता है कि कभी भी टाइम मिलता है नहीं। तो जब भी आंसर लिख रहे हो फटाफट तब की तभी अंडरलाइन कर दो एंड मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, कि डिस्काउंटिंग फैक्टर में हमें कितने डिजिट्स लेने हैं। बिकॉज अगर 2 डिजिट्स लेते हो या फिर 4 डिजिट्स लेते हो या फिर पूरा ही लेते हो आप, तो उसकी वजह से आंसर्स में राउंडिंग ऑफ में 20-30 रुपीज़ जितना डिफरेंस तो आता है। तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो आपको पेपर में जहाँ जहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लगेगा ना, तो वहाँ पे ऐसा आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि आपको ये वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज़ करने हैं। तो फिर आपको स्पेसिफिकली वो ही डेसिमल फैक्टर्स यूज़ करने होंगे। फिर ऐसा मत करना कि ऑलरेडी यहाँ पे 3-3 डेसिमल्स पॉइंट के दिए हैं पर आपने आंसर में 4 पॉइंट्स या फिर 2 डेसिमल्स तक ही आपने आंसर सॉल्व कर दिया पूरा। तो इसलिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया हुआ है तो मेक श्योर कि वही डिस्काउंटिंग फैक्टर आप यूज़ कर रहे हो, उसके अलावा कैलकुलेशन, बिकॉज हम बहुत बार कैलसी पे डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो फिर अगर आप कैलसी पे भी कर रहे हो तो आपको वही वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर लेने हैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू एम प्लस या फिर GT वाला जो हम करके सॉल्व करते हैं। तो वैसे फिर मत करना उस केस में अगर ऑलरेडी दे दिया हुआ है तो। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज कि आपको एएफएम में प्रॉपर जो फॉर्मूला वगैरह आप लिख रहे हो या फिर आपने जो कैलकुलेशन किया है तो वो कहाँ से आया है वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे सपोज कि आपने लिखा नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद में आपने लिखा कि मार्केट प्राइस इतना इतना है, फिर उसके बाद में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख रहे हो, ठीक है।
तो फिर उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, ऐसे करके ये चीज़ आ रही है, या फिर ए इंटू बी आप ऐसे कर, मतलब ए में आपने नंबर ऑफ शेयर लिखा है, बी में आपने लिखा है कि मार्केट प्राइस कितना है, सी में आप सॉल्व कर रहे हो मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ब्रैकेट में लिख दो ए इंटू बी, राइट। तो उससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने ये कैलकुलेशन कहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया है, बिकॉज कैलकुलेशन शो करना कि ये चीज़ कहाँ से आई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली कैलसी पे सॉल्व कर दिया फिर आंसर लिख दिया, तो वैसे मत करना, प्रॉपर कैलकुलेशंस दिखाओ, तो उससे आपको मार्क्स भी पूरे स्टेप वाइज मार्किंग अच्छे से मिलेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट भी इससे मिलता जुलता ही है, एंड वो ये है कि आपको प्रॉपर रेफरेंसिंग दे के चलना है। जैसे वो क्वेश्चन नहीं होते कि 3 साल तक इतना इतना, जैसे 20% ग्रोथ रहेगा, फिर उसके बाद में 10% कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर सपोज आपको निकालना है, तो आपने D1 D2 D3 का अमाउंट लिख दिया है, या फिर टेबल बनाया आपने, तो 3 ईयर का आपने अमाउंट लिखा है, फोर्थ में डायरेक्टली आप टर्मिनल वैल्यू लिख रहे हो, और फिर आपने आंसर लिखा है, एंड उसके बाद में आप वर्किंग नोट बना रहे हो टर्मिनल वैल्यू का। तो जहाँ पे आपने ऊपर टर्मिनल वैल्यू लिखा है, तो वहाँ पे ब्रैकेट करके लिखो कि टर्मिनल वैल्यू का वर्किंग नोट मैंने 1 बनाया है, एंड फिर नीचे लिखो कि वर्किंग नोट ये वाला है, ऐसे। तो वो प्रॉपर रेफरेंसिंग रहेगा, तो फिर एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि आपने कौन सा अमाउंट कहाँ से उठाया है। तो 8 पॉइंटर्स कि आपको प्रेजेंटेशन जितना अच्छा आप रख सकते हो उतना अच्छा रखना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइनिंग वगैरह करनी है। अगर आप इस आंसर में भी देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं है, बट आपको प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से, कितना ईजिली समझ में आ रहा है, आंसर का फ्लो समझ में आ रहा है, तो वैसे ही आपको करना है। इट्स ओके अगर आपने लाइनिंग वगैरह करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, प्रॉपर टेबल वगैरह नहीं बना रहे हो, तो बट आपका आंसर शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल, समझ में आना चाहिए देखते से कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ से सॉल्व की है। अगर आपको ज़रूरी लगता है तो बीच बीच में लाइन छोड़ दो कि सपोज़ की नंबर ऑफ शेयर लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दी, फिर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर लिखा, तो वैसे किया तो भी चलेगा, बट आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखो, नीट एंड टाइडी जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ना लास्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू MCQs कि आपको MCQ में जितना अच्छा आप स्कोर कर सकते हो उतना अच्छा स्कोर करो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके चलना है, बिकॉज जितना आप ज़्यादा MCQ में स्कोर करोगे उतना आपका जो ओवरऑल टारगेट है 40 60 80 जितना भी आपका टारगेट है वो आपको स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा अगर स्कोर MCQ में ज़्यादा अच्छा है तो इसीलिए MCQ में ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से सॉल्व करना। एक बार सॉल्व करने के बाद में फिर से एक बार वहीं की वहीं चेक कर लेना, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो फिर उसमें 0.02 रुपीज़ 0.03 रुपीज़ इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप जितने भी आंसर सॉल्व कर रहे हो MCQs वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ रहे हो। एंड MCQs छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एनीवेज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए छोड़ के तो कुछ भी नहीं आना है। इवन अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है एंड उसका MCQ आ गया तो भी आप वो अटेम्प्ट करके आ जाओ, कुछ भी आपके माइंड से जो आपको लगता है ABCD, बिकॉज जैसे अभी आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं आएगा शायद, बट कुछ भी लिख के तो आ जाओ, छोड़ के मत आना वो MCQ को, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या पता शायद सही हो जाए, राइट। सो येस दिस वर द 9 पॉइंट्स जो कि मैंने पेपर चेक करते वक्त नोटिस किए कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के पेपर में कोई ना कोई मिस्टेक तो होता ही था। तो अगर आपने इन चीज़ों पे वर्क ऑन किया तो आपको 10 to 15 मार्क्स आपके कब इंप्रूव हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो येस डेफिनेटली वर्क ऑन दिस पॉइंट्स एंड मेक श्योर कि आप जितना भी लिख के आ रहे हो, जो भी लिख के आ रहे हो वो एकदम अच्छे से लिख के आ रहे हो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना एंड साथ साथ में सिली मिस्टेक्स को भी अवॉइड करके चलना, राइट। सो येस विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज CA साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।